पढ़ो 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 पढ़ो। अरे क्या पढ़ो? सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 जो कि नए सिलेबस के हिसाब से उसके 4th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4th क्वेश्चन क्या गिवन है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636। मतलब कहना क्या चाह रहा है? तो देखो ध्यान से सुनिएगा। दिया गया है यहाँ पे आपको एपी 9, 17, 25। हेलो ध्यान से, दिया गया है यहाँ पे आपको एपी 9, 17, 25 जिसका सम है 636। तो हमें क्या करना है? सम दे दिया, एपी दे दी, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे? तो जनाब आपको ये पता करना है कि इस एपी की कितनी टर्म्स को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें 636 बोले तो 636 मिलेगा। बोले ओ मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे कितनी टर्म्स होंगी जिन्हें जोड़ें? जी बिल्कुल, तो वही हमें पता करना है। अब टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स को हम किससे नोट करते हैं? एन से। तो बेसिकली हमें एन की वैल्यू पता करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना होगा? तो सबसे पहले आगे बढ़े कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या चीज कहाँ पे आएगी, उससे पहले जो जो चीजें सवाल में दी गई हैं उन्हें हम लिख लेंगे। बोले क्या क्या दिया गया है? सीधा सीधा का एक एपी है और उसका सम है। जी बिल्कुल, और उसी एपी के अंदर से कुछ चीजें होती हैं जो कि किसी भी फॉर्मूला को अगर हम लगाएंगे उसके अंदर जरूरत पड़ेगी, जो कि है एक हमारी पहली टर्म। तो पहली टर्म का हम किससे डिनोट करेंगे? ए से डिनोट करेंगे। अब फटाफट से बताइए यहाँ पे पहली टर्म है क्या? तो यहाँ पहली टर्म है 9। एपी की शुरुआत जहां से हो रही है फर्स्ट टर्म हम उसी को कहते हैं। तो यहाँ पे 9 है। तो यहाँ हम लिख देंगे a इज इक्वल टू 9। अब आते हैं अगले के ऊपर। अगला क्या चीज है? बोले फर्स्ट टर्म हो गई, सम लिख लो और तो क्या ही लगेगा? तो यहाँ पे अब लगेगा एक कॉमन डिफरेंस डी। हो गया है, यहाँ पे हमें कहीं पे नजर ना आ रहा डी, ठीक है ना, खाली एपी नजर आ रही है, पहली टर्म नजर आ रही है और सम दिखाई दे रहा है। इसके अलावा और कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। सो नजर नहीं आ रहा है आपको कॉमन डिफरेंस? हेलो, नजर नहीं आ रहा आपको कॉमन डिफरेंस? अपने दिमाग के थोड़े घोड़े दौड़ाइए माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो, जब भी आपको कॉमन डिफरेंस नजर ना आ रहा हो, एपी तो नजर आ रही है, अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर दो, आपका डिफरेंस निकल के आ जाएगा। मतलब हमें यहाँ पे 17 में से माइनस करना है 9, तो हमारे पास बच जाएगा 8। तो 8 हो गया अपना कॉमन डिफरेंस। उसके बाद हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है सम ऑफ एन टर्म्स। यहाँ पे हमारे पास, अब हमें टर्म्स तो नहीं पता ना कि कितनी टर्म्स का सम है, कितनी फर्स्ट टर्म्स का सम है। हमें खाली इतना पता है कि भैया सम तो है, ठीक है, कुल मिला के जोड़ इतना बन रहा है। तो कितना बन रहा है? वो बन रहा है 636, 636। बोले ओके, अब हमें पता करने हैं नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एन की वैल्यू हमें चाहिए। जी बिल्कुल चाहिए यहाँ पे हमें एन की वैल्यू। क्योंकि ओके जस्ट वेट अ मिनट, वो क्या है ना, हमने बहुत सारे एपी के फॉर्मूलाज पढ़े हैं। सम वाला फॉर्मूला तो हमें पता है, तो सम निकालने के लिए चाहिए होता है। सम ऑलरेडी है तो उसको बीच में क्यों ही लाएं? हम वो ए ऑफ एन वाला फॉर्मूला लाएंगे, वो जो nth टर्म ऑफ एपी पता करने का था उसको लेके आएंगे। ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1d वाला, वो यहाँ पे एकदम सटीक बैठेगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ना एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ दिया गया है आपको सम ऑफ एन टर्म्स, यहाँ दिया गया है आपको सम 636। ए ऑफ एन वाले फॉर्मूला को मत करना मिक्स। है क्यों नहीं करना ए ऑफ एन वाले फॉर्मूला को मिक्स? देखो, जब भी हमारे पास ए ऑफ एन की वैल्यू गिवन हो, ठीक है, और डी हो और पहली टर्म हो और तब हमें एन निकालना हो, तो हम भैया इसके साथ चले जाएंगे, थोड़ा छोटा पड़ेगा, फटाफट से आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन सवाल पे हमेशा याद रखिएगा क्या दिया गया है उसी के हिसाब से कंटिन्यू करना है। यहाँ पे ए ऑफ एन की तो चर्चा ही नहीं हो रही, हाँ, उसको तो बेचारे को साइडलाइन कर रखा है। तो जिस चीज की चर्चा ही नहीं हो रही, जो है ही नहीं यहाँ पे मेन लीड के अंदर, उसके बारे में काहे बात करें? मेन लीड हमारे पास क्या है? मेन हीरो कौन है हमारा? यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स है, सम हमें दिया गया है। तो अब सम ऑफ एन टर्म्स वाले फॉर्मूला से ही हम निकालेंगे। और ये तो आपको अच्छे से पता है कि एन टर्म्स का जो सम निकालने का फॉर्मूला होता है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं तो वो ए ऑफ एन वाला फॉर्मूला जुड़ा हुआ होता है। तो बट बेसिकली याद ये रखना है कि जो चीज दे दी गई हो हमें उसी के हिसाब से आगे बढ़ना होगा। तो अब हम एन की वैल्यू निकालेंगे एस ऑफ एन वाले फॉर्मूला से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीजें हमें यहाँ पे
दे दी गई है, वो हमने लिख ली। अब फॉर्मूला भी लिख लेंगे। अब कुछ के दिमाग में आएगा कि रुको तनिक ठहरो, एपी का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था ना वो हम पहले से देख के आए हैं, तो उसमें तो आपने बताया था दो दो फॉर्मूला है एसओएन के। एक फॉर्मूला तो है पूरा लंबा चौड़ा जिसमें 2a आ जाता है, फिर n-1d आ जाता है और फिर कहीं जाके ब्रैकेट बंद होता है। जी बिल्कुल, वो फॉर्मूला भी है। फिर लेकिन उस दूसरा भी तो है एकदम छोटा सा प्यारा सा जिसमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, खाली n/2 है और a प्लस में l है और काम तमाम। हम वो नहीं लगा सकते, क्यों? l का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म, और यू कैन से a ऑफ n। तो a ऑफ n की वैल्यू तो है ही ना यहाँ पे, तो जब वो है ही नहीं, लास्ट टर्म गिवन ही नहीं है, तो उस फॉर्मूला के यहाँ पे आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अब बड़ा वाला फॉर्मूला ही हमें लगाना होगा। तो चलो यहाँ पे लगाते हैं। सबसे पहले एस ऑफ एन लिख देंगे, इक्वल्स टू में फॉर्मूला पूरा लिख दो, n/2 बड़ा सारा ब्रैकेट 2a प्लस में n-1 ब्रैकेट छोटा वाला बंद, और बड़ा वाला भी यहाँ पे हमने क्या कर दिया? बंद कर दिया। ये है हमारा फॉर्मूला। अब इसी को अगर चाहो, ये किस चीज का फॉर्मूला है? बोले सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का। आपके पास सम ऑफ एन टर्म्स ऑलरेडी है। जी बिल्कुल है, 636 है। तो इसी को अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं दैट n/2 का ये पूरा का पूरा फॉर्मूला इक्वल होगा s ऑफ n के। ठीक है, इक्वल इक्वेशन है, इधर की उधर की जा सकती है। अब क्या करना है? अब बाबू मुशाई ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस ये सारी वैल्यूज आपके पास हैं, जो नहीं है उसको वैसे की वैसे छोड़ देनी है और अपना आंसर निकाल लेना। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। यहाँ पे हमारे पास है n/2। कहोगे नहीं पता भैया हमें n की वैल्यू, तो कोई बात नहीं पता तो उसे ऐसे का ऐसा लिख दो। जो चीज नहीं मालूम है उसके साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो n/2 हो गया आपके पास। जी बिल्कुल 2 है, उसके बाद a। अब कहोगे हाँ पहली टर्म तो पता है 9, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे 9 को आप ब्रैकेट में लगा दो, प्लस में आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है ना a यहाँ पे, इसीलिए प्लस में n-1। कहोगे फिर वही बात आ गई, n तो हमें पता ही नहीं, कोई नहीं वापस n लिख दो। सो n-1 एज इट इज। डिफरेंस कितना दिया गया है? डबल दिया नहीं गया, हमने खुद निकाला है मेहनत करके। जी बिल्कुल आपने खुद ही निकाला है, तो डिफरेंस 8 आपने पता किया है। सो यहाँ पे आ गया आपका कॉमन डिफरेंस 8। एस ऑफ n कितना दिया गया है? ये तो ऑलरेडी गिवन है ना, ये हमने नहीं निकाला। कितना दिया था? 636। तो यहाँ हम लिख देंगे अपना एस ऑफ n दैट इज 636। अब क्या करना होगा? अब बस थोड़ा सा जो ब्रैकेट के अंदर कुछ चीजें हैं वो सिंपल से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, वो छोटी मोटी चीजें करेंगे और आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। आंसर निकल के नहीं आएगा, अभी थोड़ा और भी स्टेप्स हैं उन्हें फॉलो करना होगा, उसके बाद आएगा। तो यहाँ पे n/2 का ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे इसको छेड़ने से कोई मतलब है नहीं, कुछ निकल के तो आने वाला नहीं है। आगे देखो, अब यहाँ पे ब्रैकेट अगर हम सॉल्व करने चले तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। फटाफट से बताइए 9 2 कितना होता है? बोले 9 2 होता है 18। बिल्कुल सही, 9 दूनी 18। तो यहाँ आ गया 18। प्लस का साइन है यहाँ पे, बिल्कुल है, तो लगा देंगे प्लस का साइन, हमने भी एज इट इज लगा दिया। अब देखो n-1 के साथ 8 कैसे है? बोले नंबर जैसे विराजमान है, एकदम काम अच्छे से बैठा है ना, इधर का उधर कुछ कर रहा है, डिवीजन विवीजन, बस चुपचाप बैठा है। यहाँ पे ये एक चीज कर रहा है, क्या? मल्टीप्लाई हो रहा है n-1 के साथ। बोले हाँ मल्टीप्लिकेशन में, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, उसको ज्यादा परेशान नहीं करना, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 के साथ आप n-1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8n हो जाएगा। बोले हाँ, और जब 1 के साथ करोगे तो 8 1 8 ही होता है, माइनस का साइन साथ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 18 प्लस में 8n और माइनस का 8। ठीक है, क्योंकि वो माइनस का साइन साथ में लगने वाला है। इक्वल्स टू में 636 को भी ऐसे ही चलने दिया जाए। अब आगे देखो, बोले क्या देखना होगा? यहाँ पे तो सब कुछ तो सॉल्व कर लिया ना मुन्ना। यहाँ पे ब्रैकेट में देखोगे तो एक 18 आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है। बोले हाँ है, और यहाँ पे आपका माइनस का 8 है। बोले हाँ, यानी 18 में से 8 घटाया जा सकता है। बोले हाँ, तो घटा दो ना। यहाँ पे सीधा सीधा n/2 लिख देंगे और ब्रैकेट के अंदर 8n तो भैया पहले आ जाएगा। 18 में से आपने कर दिया 8 माइनस, तो आपके पास बच जाएगा 10। पॉजिटिव 10 क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि 18 जो है वो 8 से बड़ा है, और इसके पास क्योंकि बड़ा है तो पावर ज्यादा, जिसके जितने पास पावर होगी उसी का राज यहाँ पे चलने वाला है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव रहेगा। अब क्या किया जाए? अब तो सारे खेल खत्म हो गए, नहीं कुछ भी नहीं बचा। अब ना कॉमन यहाँ पे आपके पास है कि चलो 18 और 8 तो पॉजिटिव इंटीजर्स थे, वो कर दे। अब तो वेरिएबल के लिए ही कुछ चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज बची है, बोले वो क्या है? कॉमन लेना। जी हाँ, जब हमारे पास कुछ भी नहीं बचता इक्वेशन के अंदर, हम कॉमन लेने लग जाते हैं कि भैया कुछ तो यहाँ पे कॉमन मिल जाए, उसके बाद यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन आगे बढ़ सके। तो यहाँ पे भी हम कॉमन ही लेंगे। मतलब क्या कॉमन लेंगे? कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। 4 से लोगे 10 नहीं कटेगा, 5 लोगे तो फिर ये 10 कट जाएगा, 8 नहीं कटेगा। एक नंबर है जिससे 8 भी जाएगा और 10 भी जाएगा। बोले कैसे?
2 से। जी हाँ, 2 4 8 हो जाता है, 2 5 10 हो जाता है, और साथ ही साथ ये जो फ्रैक्शन में n/2 है ना, इसके 2 की भी छुट्टी हो जाएगी। बोलो कैसे होगा? यहाँ पे n/2 ले लिया, जी बिल्कुल, मल्टीप्लीकेशन में 2 आ गया। ये कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया है, और चूंकि ये ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे गुणा 2 लग जाएगा। अब देखो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, अगर हमने कॉमन 2 ले लिया है तो 2 4 8 हो गया आपका, 4n बच गया, एंड 2 5 10, 4n प्लस में 5 हमारे पास यहाँ पे बच गया, इक्वल टू में जनाब 636 एज इट इज चलते रहना चाहिए। अब क्या करना है? अब करनी है हल्की सी छोटी मोटी काटा पीटी। वो क्या है? सीधी सीधी नजर आ रही है यहाँ पे, 2 से 2 काट दो, हो गया यहाँ पे। अब क्या करना है? देखो अब ये जो ब्रैकेट है ये n के साथ मल्टीप्लीकेशन के अंदर है, बोले तो इसको क्या पूरे के पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी हाँ, पूरे के पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे ताकि हमारा ये सॉल्यूशन पूरा हो जाए यहाँ पे। अब देखो इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? बोले 4n तो पहले से ही है, एक और n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4n स्क्वायर बन जाएगा। जी बिल्कुल, तो यहाँ हम लिख देंगे 4n स्क्वायर। उसके बाद क्या आएगा? प्लस का साइन है, प्लस लगा देंगे, बोले 5 है, वही सीधी बात, n से मल्टीप्लाई होगा तो 5n बन जाएगा। जी सही बात है, तो ये हो गया आपका 5n इक्वल्स टू में 636। तो अभी भी आराम फरमा रहा है, लेकिन अब इसके आराम का काम हो गया है तमाम। क्यों? बस अब इसको और ज्यादा रस नहीं करने देना है। क्यों? इसको यहाँ से इधर ले आएंगे, इसकी इक्वेशन के उस साइड है ना, इसको इक्वेशन के इस तरफ लेके आएंगे। बोल चलो ले आते हैं, उससे क्या होगा देखो अभी पता चल जाएगा क्या होगा। यहाँ पे आपके पास 4n स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस का 5n आ जाएगा। चूंकि ये प्लस का 636 है, इधर आएगा तो माइनस का 636 बन जाएगा। ये हो गया जनाब आपका 636, और उधर 0 बचा, बोलो 0 बचा। अब आप बस इस इक्वेशन को थोड़ा गौर से देखते जाओ, जब देखते देखते दिमाग की घंटी बजे तब आगे की तरफ बढ़ेंगे। मतलब देख तो रहे हैं, जानी पहचानी सी भी लग रही है, ऐसा क्यों लग रहा है कि चैप्टर नंबर 4 से मिलता जुलता है यहाँ पे काम? जी बिल्कुल, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है यहाँ पे आपकी। बोले हो यस, 4n स्क्वायर, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 हो गई है। ओके, तो इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जी बिल्कुल, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात क्यों कर रहे हैं? हम तो n पता करने चले थे, नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी थी, हम काहे यहाँ पे घूम रहे हैं? तो देखो इसी के ऊपर से ही, इसी को आगे कंटिन्यू करने से ही हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स निकल के आएंगे। बोले वो कैसे निकल के आएंगी? n की यहाँ पे 2 वैल्यूज है, अब भला 2 टर्म्स भी होती हैं क्या? तो देखो इस पूरे को सोल्व करेंगे, n की 2 वैल्यू आएंगी, ये हमें अच्छे से क्लियर हो चुका है पहले से, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उन दोनों वैल्यूज को देख के बाद हम बताएंगे कि इनमें से कौन सी वैल्यू सही सटीक बैठेगी हमारे सवाल के हिसाब से। उससे पहले कोई भी कंक्लूजन देना सही नहीं होगा। तो चलो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो उसके लिए इसको थोड़ा इधर कर देंगे और अपनी इक्वेशन को यहाँ कंटिन्यू करेंगे। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे करना होता है सोल्व, ये याद तो है ना? याद ना हो तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप पहले चैप्टर 4 का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसके पर्टिकुलर टॉपिक पे जाके फैक्टराइजेशन मेथड वगैरह जो हमने सीखे थे जिससे कि सोल्व कर सकते हो, वो पर्टिकुलर रीजन देख लेना वहां पे वीडियो का, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और अगर पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो अब एपी के अंदर फटाफट से शुरू करेंगे। यहाँ पे हमें चाहिए ये इक्वेशन, मैं यहाँ पे एज इट इज लिख रही हूँ 4n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस का 636 बराबर में 0। अब देखो हम यहाँ पे करने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड का यूज। बोले ओके फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, तो उसमें हम क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड में माय डियर फ्रेंड्स हम करते हैं मिडल टर्म स्प्लिट। ठीक है, क्या करते हैं? मिडल टर्म स्प्लिट। वो कैसे की जाती है? जो अपनी पहली टर्म है बोले ओके 4 है, हाँ, और जो अपनी लास्ट टर्म है बोले माइनस 636 है, जी बिल्कुल, इन्हें कर देंगे गुना। तो ये आपको देगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट 2544, लगभग इसके आसपास का नंबर आएगा। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए? उसके बाद आपको ये बीच वाली टर्म दिख रही है, बोले हाँ प्यारा सा 5 बैठा है, जी बिल्कुल, इस 5 को उठा लेना है, बोले ले लिया। अब हमें 2 ऐसे नंबर्स चाहिए जिन्हें जब हम मल्टीप्लाई करें ना तो हमारे पास इनका मल्टीप्लीकेशन आ जाए। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया 4 इंटू माइनस 636 करेंगे तो हमारे पास 2544 माइनस के अंदर आएगा। ठीक है, सिमिलरली अब हमें ऐसा नंबर चाहिए कि प्लस करें या माइनस करें, कुछ भी करें, एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, बस हमारे पास 5 आ जाए, इससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है, बस 5 चाहिए, ऐसा नंबर हमें चाहिए। और अगर उसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये नंबर आ जाए। ऐसा कौन सा नंबर होगा? तो जब हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे ना तो 2 नंबर आपके पास निकल के आएंगे, 53
और 48। जी हाँ, ये दो वो नंबर्स हैं जिन्हें आप जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 2544 आ जाएगा। और अगर जिन्हें आप प्लस या माइनस करोगे, देखो 53 में से 48 घटा दो, बोले 53 में से 48 गए, 49, 50, 51, 52, 53 कितने बच गए? 5 बच गए ना, वही हमें यहाँ पे चाहिए था। सो ये दोनों हमारे यहाँ पे फैक्टर्स हो जाएंगे और इन्हीं को अब हम यहाँ पे लिखेंगे। बोले क्या लिखना है, मतलब 5n उसके बाद ना 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 ना, मिडल टर्म की जगह अब ये 2 नंबर ले लेंगे, अब 5 की छुट्टी हो जाएगी। वो देखो कैसे होगा, यहाँ पे हमारे पास 4n² है, इस जनाब को एज इट इज बैठे रहने देना है, प्लस में आ जाएगा आपका 53n। एन को मत भूल जाना, कहीं सोचो कि 5 की छुट्टी हुई तो एन भी चला गया उसके साथ वैकेशन पे, ना मुन्ना, एन यहीं पे रहेगा, खाली 5 को गायब किया है। 5 भी इनडायरेक्टली गायब नहीं हुआ है, यहीं पे ही है इन दो फैक्टर्स के रूप में। सो यहाँ पे देखोगे तो 53 माइनस में आ जाएगा आपका 48n और माइनस में 636 एज इट इज इक्वल्स टू 0। आगे और पिछली टर्म को हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है, खाली बीच वाली टर्म को रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे आपका रिप्लेस हो गया। अब क्या करना होगा, अब कुछ भी नहीं, सीधा सीधा कुछ चीजें नोटिस करनी है आपको यहाँ पे कि क्या चीज कॉमन दी गई है, क्या चीज कॉमन नहीं है। जो पता चल जाएगा उसी से एक ब्रैकेट बन जाएगा, ब्रैकेट बनने पे 2 फैक्टर आ जाएंगे, उन फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके अंदर 4n² प्लस 53n में और सारी चीजें में से कोई कॉमन नहीं है सिवाय n के। तो जब n यहाँ कॉमन है तो हम n को ही कॉमन ले लेंगे। तो अगर मैंने यहाँ n कॉमन ले लिया तो बोले 4n² का एक n तो गया, बोले जी बिल्कुल गया। तो यहाँ बच गया 4n, 53 का भी n गया तो अंदर खाली बच गया 53। अब इधर आ जाओ, कब क्या इधर भी n ही कॉमन लेना पड़ेगा? ये बताओ 636 में आपको n दिख कहाँ से रहा है? नहीं है ना वहां पे n, तो यहाँ है n, कैसे कॉमन लोगे? मुझे तो घाटा हो गया, अब क्या करना पड़ेगा, ये तो पूरा गोलमोल हो गया। यहाँ पे अब कोई और चीज कॉमन ले लो कुछ इस हिसाब से कि जो यहाँ पे ब्रैकेट में आया है वही उस साइड भी ब्रैकेट में आ जाए। बोले ऐसा क्या हो सकता है? तो एक नंबर है जनाब जिसे आप कॉमन ले सकते हो, जो कि है -12। जी हाँ, आप -12 को कॉमन ले सकते हो। बोले उससे क्या होगा, देखो यहाँ पे आप 12 4 48 हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो ब्रैकेट के अंदर आपका आ जाएगा क्या, 4n एज इट इज आ जाएगा, माइनस का साइन सेम यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ब्रैकेट क्योंकि है तो अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे, तो अगर यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाने वाला है, तो ये हो गया आपका प्लस। अब 12 5 से कितना होता है, बोले 60 होता है। कितने बच गए, 3 बच गए। उसके बाद 12 3 जा 36 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 53 बच गया, तो ये आ जाएगा आपका 53 इक्वल्स टू में 0 यहाँ पे हमारा चल रहा है। अब यहाँ पे गौर फरमाइए, ब्रैकेट एक जैसा हो गया है, बिल्कुल सेम है दोनों, हाँ, तो इनमें से खाली एक ही उठाएंगे। तो एक तो ब्रैकेट अपना हो गया n-12 वाला विच इज इक्वल्स टू 0, और एक ब्रैकेट हो गया 4n प्लस में 53 विच इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, इंडिविजुअली एक दूसरे को इक्वल टू में 0 कर दिया। अब खाली वैल्यू निकाल लो। तो n देखो यहाँ पे कैसे है, बोले -12 है, ओके। उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, देखो बॉर्डर क्रॉस करने पे कुछ ना कुछ तो बदलता ही है। जैसे यहाँ पे हो वैसे के वैसे उधर जाके नहीं रहोगे, कुछ चीजें चेंज होंगी। अगर ये यहाँ पे माइनस है तो उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया आपका +12। एक तो n की वैल्यू ये आ गई, बोले ओके, यही तो हम देख रहे थे, 2 n की वैल्यूज आने वाली है, कौन सी चूज करेंगे। अब चलो अगली निकालते हैं। यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू निकालें तो ये माइनस का 53 हो जाएगा उधर जाके, और चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4n के साथ तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। बोले हाँ, ये हो गई ना यहाँ पे बात, n की वैल्यू आ गई -53/4। लेकिन कंफ्यूजन तो अब भी वही है कि n की कौन सी वैल्यू ले, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 यहाँ पे वैल्यू 2 एपी हो तब तो मान भी ले, एक ही एपी है, और एक ही एपी कैसे बतेरे n टर्म्स कैसे हो जाएंगे जो 636 का सम दे देंगे। बात तो आपकी भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से कौन सा n हमें चूज करना चाहिए। तो देखो एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, और इससे पहले भी जो सवाल किए हैं उनमें भी हमने ये चीज देखी है। क्या देखी है, तो ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, अटेंशन प्लीज। n नहीं हो सकता है नेगेटिव, बदतर से बदतर हालात में भी अपनी सोच को रखना अफर्मेटिव। तो जैसा कि मैंने कहा कि n तो नेगेटिव हो ना सकता, बिल्कुल, और ना ही वो फ्रैक्शन हो सकता, ये जरूर याद रखिएगा। n नेगेटिव भी नहीं हो सकता है और ना ही फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकता है, तो इसीलिए ये वाला n ही वाजिब होगा यहाँ पे, यानी नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 12 होंगी। तो बोले कैलकुलेशन में हम कैसे लिखेंगे, क्या यही लिख दें कि n नहीं हो सकता नेगेटिव, बदतर से बदतर हालात में भी अपनी सोच को रखना अफर्मेटिव। टीचर प्लीज हमें अच्छे मार्क्स दे देना, अच्छी सोच रख के। ना ना ना, यहाँ पे आपको लिखना होगा दैट देयरफॉर n कैन नॉट बी नेगेटिव।
भैया n तो ना नेगेटिव हो सकता है और ना ही वो फ्रैक्शन में हो सकता है। n कैन नॉट बी नेगेटिव और फ्रैक्शन, ठीक है, ना वो नेगेटिव होगा ना वो फ्रैक्शन के अंदर होगा, इसीलिए therefore n इज इक्वल टू 12 ओनली, ठीक है, इसीलिए n की वैल्यू खाली 12 हो सकती है। अब ये n क्या था? n था नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इस एपी की शुरुआती 12 टर्म्स को अगर हम जोड़ दें तो हमें मिलेगा 636, 636, एंड दिस इज योर आंसर। इस पूरे को नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा, इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होना बेहद जरूरी है। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 था वो हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ तो आया होगा। समझ आया ना? समझ आ गया हो तो जनाब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर हाँ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्या चीज समझ में नहीं आई है आपको, क्या चीजें हैं जो मुझे इंप्रूव कर लेनी चाहिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि क्या चीजें आपको अच्छी नहीं लगी, क्या चीजें अच्छी लगी, और हाँ समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।